आप सब लोगों ने देखा भी और सुना भी। और मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। पहले जश्न का स्वरूप कुछ और तरह का बनाया गया था। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। इसलिए उन्हें किनारा किया सब लोगों ने। और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। न तब आए न अब आए। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जश्न मनाने लायक कोई चीज थी नहीं। यहां हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर रही है। आज दिसंबर की 12 तारीख है। आज एचआरटीसी के पेंशनर को आज शायद पेंशन मिली है, आज मुझे जो जानकारी मिली है। और कल वहां पर बड़े ऊंचे शब्दों में कहा जा रहा था कि किसी की पेंशन रही तो नहीं, किसी की सैलरी रही तो नहीं। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। और इसलिए जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, जब हिमाचल प्रदेश की चारों तरफ जो है वो फजीहत होती जा रही है, जब हिमाचल प्रदेश नीलामी के कगार पर पहुंच गया, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा, जिसका मैं आप सबके सामने ये जिक्र कर रहा हूं, ये सबमिट किया है। और हमारा एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सिर्फ राजनीतिक भाषण हुए वहां पर,
लेकिन जो हमने जो प्रश्न खड़े किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर कोई सफाई देने की स्थिति में हो पाया? उस पर आज तक कोई भी आदमी, कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी बोलने की जरूरत नहीं कर पाया है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, और गंभीर ही नहीं है, वो आरोप संगीन भी हैं, और तथ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन दस्तावेजों को जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से अपनी बात पहले दिन से कह रही है। जब से सरकार बनी है, कुछ बातें इस प्रकार से घटित होने लगी जिन पर प्रश्न खड़े हो रहे थे, और सबसे पहली शुरुआत मुख्यमंत्री के कार्यालय से हुई। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर गंभीर आरोप लगने लगे, वहां बैठे अधिकारियों के ऊपर आरोप लगने लगे, और उसके बाद एक चिट्ठी जो पूरे प्रदेश में भी और उसके बाद केंद्र तक वो पहुंची, जिसमें मैसेज पटेल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा जो है 25 करोड़ रुपए के लेन देन कर लेकर के बातचीत चर्चा में आई थी। हम उस बात को लेकर के आज तक भी जवाब मांग रहे हैं कि उसमें आपका कहना क्या है। एक एक चीज जो है उसमें एस्टेब्लिश होने की दिशा में जो है तथ्य के साथ जो है हमने एक बार नहीं अनेकों बार कह दी। प्रोजेक्ट को जो पूरा करने का जो समय था उसको आपने बढ़ा दिया, और जबकि उसमें जो है 162 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना था उसको भी आपने छोड़ दिया, और कंपनी को 150 करोड़ रुपए का काम बढ़ा करके 288 करोड़ रुपए आपने कर दिया। और खासतौर से जो घपला असली आगे जो घपला उसमें जो है, जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, वो सबसे ज्यादा कि जो मिट्टी की मलबे की जो क्वांटिटी उसको बढ़ा करके 1,74,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ा करके 3,74,000 क्यूबिक मीटर उसको बनाना, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये पूछते हैं कि इस सारे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है। पिछले कल इन्होंने भाषण दिए, राजनीतिक भाषण दिए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस सारे विषय पर अपनी बात स्पष्ट नहीं की है। और उसी तरह से दूसरा विषय अगर हम बात कहें, भ्रष्टाचार के नाते एक ग्लेरियंग एग्जाम्पल जो है वो शराब घोटाला है। मैंने कल भी संक्षेप में बात कही, मैं इस बारे में ज्यादा कल नहीं बोल पाया। क्या आवश्यकता पड़ी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने की? इसमें क्लैरिटी नहीं है। और वो बड़े यूनिट बना करके कुछ लोगों को ले दे करके जिस प्रकार से दिए गए, बांटे गए, वो अपने आप में जांच का विषय है। बिलासपुर में रात के अंधेरे में टेंडर डाले जाते हैं, उसकी वीडियो भी आप तक शायद निकल में पहुंची होगी। उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? और जो रेवेन्यू इंक्रीज की अगर आप बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, लगभग 23% की इंक्रीज उस दौर में भी जो है उसमें रेवेन्यू में आई थी। और कांग्रेस की गवर्नमेंट में नए सिरे से टेंडर करने के बाद भी जो इंक्रीज
जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतने 100 करोड़ रुपए, वो आंकड़े हर रोज बदलते रहते हैं उनके। मुख्यमंत्री और बोलते हैं, मंत्री कुछ और बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। क्लैरिटी नहीं है उसमें सारी चीज को लेकर के। अगर आप जा करके आप इसमें जाइए, आप साइट में जाइए और उसमें साइट में आपको पूरी आपको मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी कि रेवेन्यू में इंक्रीज हुई कितनी है। सही मायने में नेग्लिजिबल इंक्रीज हुई है। और इसके अलावा जो बहुत सारे शराब के ठेकेदार वो जो छोड़ करके चले गए, उनसे रिकवरी का क्या हुआ? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सारी चीज का, इस सारी चीज को लेकर के भी हम आपसे सरकार से जवाब मांग रहे हैं। 26 जुलाई 2024 को पानीपत पुलिस में पाउंटा साहब में स्थित शराब की फैक्ट्री पर 970 शराब की पेटियां अवैध रूप से बिहार ले जाते हुए पकड़ा गया। और यही नहीं, ट्रक में शराब की पेटियों को चूने की बोरियों से ढक करके ले जाया जा रहा था। ऐसी एक घटना नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक प्रभावशाली नेता कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस सारी एक्साइज की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं और अभी तो वो दायित्व मुक्त हो गए हैं कोर्ट के फैसले के मुताबिक। और इसके अलावा ऊना जिला में एक नेता जो चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से इस लिकर के माफिया के साथ बना हुआ है, यह भी जांच का विषय है। इस बात को लेकर के भी मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। ईडी ने हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई की नालागढ़ में, जिसमें 9 करोड़ 31 लाख रुपए की जो है वो संपत्ति जब्त की है। और वर्तमान में अभी हालात तो यह है, जो शराब नीति जो जिसका जिक्र बड़े भारी हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी लिखने के बजाय मिनिमम रिटेल प्राइस लिखा जा रहा है। आप जाकर के कुल्लू में जाकर के देखिए, आप जाकर के दूसरे हिस्सों में जाकर के देखिए किस प्रकार से उससे करोड़ों रुपए का स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और इसके बाद आगे बढ़कर के अगर हम कहते हैं, अगर भू घोटाले की अगर बात कहते हैं, जमीन के घोटाले की अगर बात कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक नेता मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी अजय कुमार राजेंद्र राणा, ये राजेंद्र राणा वो नहीं है, और प्रभात चंद, महेश्वर सिंह, ऐसे कुछ नाम हैं। 70 कनाल जमीन जो है वो मुबलिक 2,60,000 रुपए में 3 अलग अलग रजिस्ट्री में जो है वो खरीदी गई। और उस समय वहां के जो तहसीलदार अनिल मनकोटिया आज मुख्यमंत्री महोदय जी के ओएसडी हैं। यह भी एक बड़ा जोरदार तरीका है कि ऐसे कामों में कुछ लोगों को ऐसे लगाया जाता है, फिर बाद में उनको बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाता है। अब 2023 में मुख्यमंत्री रहते हुए यह 70 कनाल जमीन 3 चेतों से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 6 करोड़ 72 लाख 61,266 रुपए में, यानी कि 400% दाम पर बढ़ा करके दिलवाई गई। हम इसको क्या बोले? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अपने लोगों को, अपने मित्रों को इस प्रकार से लाभ पहुंचाने का सरकार का ऐसा उदाहरण मुझे लगता है कि शायद ऐसे बहुत कम मिलते हैं देखने को। और ऊपर से खासतौर से जब हम बात कहते हैं कि एथिक्स की बात करते हैं, अमाउंट छोटा हो बड़ा हो वो कोई विषय नहीं, लेकिन क्या ये उचित है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए
किसी डिपार्टमेंट को जमीन दे करके उस जमीन की कीमत अपने खाते में डालना, परिवार के खाते में डालना, कोई ये एथिक्स में आता है? और मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एथिक्स के विरोध में है। और जिस प्रकार से उदाहरण हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता देने की कोशिश करते हैं, दयालु हैं, ऐसा है वैसा है, सारी चीजों को लेकर के, मुझे लगता है कि एथिक्स जो है, ऐसी सारी चीजों के कारण जो है वो तार तार हुए पड़े। खनन माफिया से संबंधित मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, उस बारे में तो विस्तार से बातें हुई पड़ी है। आज पहला प्रश्न इस बात को लेकर मैं जरूर पूछना चाहता हूं, आखिरकार बद्दी बरोटीवाला की एसपी किस वजह से छुट्टी पर रवाना हो गई? आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए। रातों रात अपना सामान समेट करके अपने गांव चले गई। क्या यह जांच का विषय नहीं हो सकता है? क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, खनन माफिया को रोकने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी है। और इसके अलावा जहां हिमाचल प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि पहले सारे त्रासदी के दौरान सारे क्रशर बंद कर दिए गए, लेकिन मित्रों का क्रशर चलता रहा और आज वो जांच के दायरे में है। अभी तक इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि उनके साथ उनका क्या संबंध है, आखिरकार वो क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है। और एक तरफ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस क्षेत्र का कोई आदमी ऐसा हमारे साथ सीधा जोड़ देना वो उचित नहीं है। नाम तो तब जुड़ा जब वो गाड़ियों में बैठ करके आपके साथ सचिवालय के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और बहुत आपने इज्जत के साथ उनका वहां उतरते वक्त खैर मकदम किया, स्वागत किया, दरवाजा खोला। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा मैं कल भी एक संक्षेप में बात कही, ब्यास नदी में त्रासदी के दौरान बहुत बड़ा मलबा आया, उस मलबे को फिर बाद में यह कहा कि इसको तुरंत जो है वो हटाना चाहिए। हटाने का मतलब यह है कि नदी का जो नेचुरल कोर्स है उसको हमको रिस्टोर करना चाहिए। इस नाम पर अंधाधुंध मशीनें ब्यास नदी के अंदर उतरती हैं, जेसीबी, बड़ी पोकलेन्स, बड़े बड़े ट्रक, ट्रैक्टर्स, और रात दिन वहां पर खुदाई होती है। रात दिन उस मलबा के यानी कि वहां पर रेत और बजरा था, उस बजरे को उठाया गया। अभी तक मालूम नहीं हो पाया कितना बजरा उठाया गया, कहां उसको ले जाया गया, किन लोगों ने वो उस मलबे को उठाया, ये भी जांच का विषय है। सीधा कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस के बड़े ठेकेदार इस सारे काम में संलिप्त हैं, यह हमारा आरोप है। इस सारे मामले में भी जांच होनी चाहिए। और खासतौर से कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर में जिस प्रकार से खनन माफिया और सिरमौर में हावी है, वो सारी चीज को लेकर के चिंता का विषय बना हुआ है। फिर हम अगर आगे बात कहते हैं हिमाचल ऑन सेट, और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि कल वहां पर कुछ लोग चिल्ला चिल्ला करके कुछ बातें कहने की कोशिश कर रहे थे, वो ना खुद को समझ पे आ पा रही थी, ना लोगों को समझ में आ पा रही थी। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हिमाचल प्रदेश
पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन 112 हेक्टेयर आप टूरिज्म के नाम पर किसी को बेच रहे थे। आपने ये फैसला अंतिम ले लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हमारे भविष्य की नींव रखने वाले संस्थान हैं, आप उसकी जमीन बेच रहे हैं। आज तक हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार से कोई उदाहरण नहीं देखने को मिला। लेकिन आपकी मंशा उसमें साफ हो गई थी, जाहिर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो रुका पड़ा है। इस सारे मामले में आपका क्या कहना है? आज हिमाचल भवन दिल्ली हमारा नीलाम हुआ पड़ा है कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, कोर्ट के फैसले के मुताबिक। क्या आपने डबल बेंच के लिए उसके लिए उचित नहीं समझा? डबल बेंच में जाकर के उसको रोकना चाहिए। क्या आपने उचित नहीं समझा कि हम हिमाचल प्रदेश में अगर आपके पास जो है वो 80 वकील जो सरकारी पैसा वहां पर लूट रहे हैं। मतलब अभिप्राय मेरे कहने का यह है कि वहां पर खड़े होकर के मूक दर्शक होकर के वहां पर गवर्नमेंट का पक्ष, सरकार का पक्ष रखने में पूरी तरह से विफल हैं। एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल एडवोकेट, डेप्टी एडवोकेट जनरल से लेकर के सारी जो टीम बना करके वहां पर खड़ी की, क्योंकि वो सुक्खू भाई जी की टीम है। उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश बिकता रहे इस बात की परवाह नहीं। आप सीपीएस के कुर्सी बचाने के लिए 10 करोड़ अभी तक खर्च कर चुके हैं। उसके लिए तो वकील आपके दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। स्टेट गेस्ट उनको डिक्लेयर किया जाता है और फी जो दी जाती है अभी तक जो है जिक्र उस फी का होता है। लेकिन अगर उनके खर्चे को भी शामिल किया जाए, आने जाने का, ठहरने का, स्टेट गेस्ट के नाते 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दे चुकी है और उसके बावजूद भी कुर्सी नहीं बच पाई। क्या आप हिमाचल भवन को बचाने के लिए कोई इस प्रकार से बड़े वकील लाने की कोशिश नहीं कर सकते थे? लेकिन मंशा नहीं थी। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है जिस बात को लेकर के हम आपके बीच में अपनी बात क्या है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के 18 यूनिट को बंद करने के आदेश होना, यह सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसमें फिर जाकर के बाद में 9 पर रोक लगी है, लेकिन 9 तो अभी तक भी लगे हुए हैं। ये कनाइजेंस है मिल करके ऐसे कुछ रास्ते तलाश रहे हैं पिछले 2 वर्षों से कुछ साथी, ताकि हिमाचल प्रदेश में इन टूरिज्म के यूनिट को बेचा जा सके। हम इस बात को लेकर के थोड़ा सहमत हो जाते, चलो हम मान लेते, लॉस मेकिंग यूनिट्स के बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन आपने उन यूनिट्स को भी लॉस मेकिंग यूनिट में डाल दिया जो प्रॉफिट देते हैं हिमाचल प्रदेश। चहल पहले से आपका धौलाधार ये धर्मशाला का, आपका मनाली का टूरिज्म का हमारा यूनिट, वो सबके सब प्रॉफिट में चलते हैं। उसके बावजूद भी आप उनको बेचने पर आमदा हुए पड़े हैं। इसका मतलब कि आप ईमानदारी से इस काम में नहीं है। आप एक ही चीज चाह रहे हैं कि ये सारे यूनिट जो है हम बेच दें।